ओके, हेलो एवरीवन, मैं ललित सोलंकी और अब अपन स्टार्ट करेंगे सीए इंटर का चैप्टर नंबर 2। तो गाइस चैप्टर 1 शायद आपने देख लिया होगा और वो एकदम थ्योरी पार्ट था। तो ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ से ओरिजिनल कॉस्टिंग स्टार्ट होगी। ये चैप्टर आपका रहेगा मटेरियल कॉस्टिंग का और यहाँ से हम आपको मतलब अपन ओरिजिनल प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टार्ट करेंगे और थोड़ा बहुत जो थ्योरी के पोर्शन देंगे अपन उनको भी कवर करेंगे। गाइस ये पूरे के पूरे चैप्टर्स जो सीए पेपर नंबर जो सीए इंटर के अंदर जो पेपर नंबर 3 है कॉस्टिंग के, ये पूरे के पूरे सब चैप्टर आपके यूट्यूब पर ही अवेलेबल होंगे। तो आप अपना ये पेपर के जो 100 मार्क्स है वो आप यूट्यूब से ही पूरा के पूरा अपने मेरे इस चैनल के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। एक गारंटी मेरी ये रहेगी कि कॉस्टिंग के अंदर इतने फॉर्मूलेज है कि इंटर के अंदर स्टूडेंट उन सबको वहन नहीं कर पाता। लाइक कि यार ये याद करता, ये भूल जाता, ये याद करता, ये भूल जाता। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि अब फॉर्मूलाज को याद करने की जो इश्यूज है वो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो पूरी की पूरी मेरी जिम्मेदारी है। मैं इन सब क्लासेस के अंदर आपको हर एक फॉर्मूला आपको मुंह पे याद करवा लूंगा, इतनी गारंटी मेरी है ही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि फॉर्मूले मतलब कैसे बनते वो तो देखेंगे, साथ में उनको कैसे याद करना है उनको भी अपन वो ट्रिक समझेंगे और मैं आपको याद करा के भी लूंगा। तो क्लासेस के साथ में आपके सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बिकॉज फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर एक मोस्ट मतलब देखो कुछ चीज आपको पहले फॉर्मूलेज वहां पर लगाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, जो इंप्लीमेंटेशन है या एप्लीकेशन है वो बात की बात है, पहले आपको यू नीड टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अपन एक फॉर्मूला याद रखेंगे और इवन दो अपन उनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ठीक है, एक और बात, ये जो क्लासेस रहेगी ये आपको एक्स्ट्रा सेपरेट कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं। मैंने इवन दो इनके नोट्स भी बनाए थे, बट मैंने मतलब कहाँ आप इसे प्रिंट निकलवाओगे कहाँ उन नोट्स को, तो इससे बेटर है कि आप ICAI का स्टडी मटेरियल जो है आप उसको भी रेफर कर सकते हो। एंड आई ट्राई कि मैं भी आपके रेफरेंस के लिए वही रेफर करूंगा। उसके हर एक क्वेश्चन अपन करेंगे, इवन दो ICAI के पूरा मटेरियल करेंगे, RTP MTP क्वेश्चन पेपर हर कोई करेंगे और ये मेरी गारंटी रहेगी। तो इस पेपर के अंदर एग्जामिनेशन आपको दिलवा के रहेंगे। ओके, सो आइए गाइस अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना चैप्टर नंबर 7 सेकंड स्टार्ट होगा। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट जो अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था मैं आपको वो एक याद दिला देना चाहता हूं। चैप्टर नंबर 1 में अपन ने एक देखी थी कॉस्ट शीट कि ये क्या होती है, मैंने आपको बताया भी था और मैंने आपको कहा भी था कि इसको कैसे याद करना है। ठीक है, आइए देखो गाइस, अपन ने पता हो तो यहाँ पर एक डायग्राम देखा था, एक बड़ा सा डायग्राम अपन ने यहाँ पर देखा था, जिसमें सबसे पहले अपन ऊपर अपन ने 3 चीजें देखी थी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वो होती थी। ठीक है, सॉरी एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कॉस्ट सेकंड में या लेबर में, फिर अपन ने इनडायरेक्ट भी देखी थी। ठीक है, अब ये के चीज जो अपन ने यहाँ पर एक डायग्राम में देखी थी उन्हीं चीजों को यहाँ पे मतलब उठाया गया और उनको एक स्टेटमेंट में डाल के उसका नाम दे दिया कि कॉस्टिंग। इट इज बहुत सिंपल है गाइस। क्या है, सबसे पहले आपका एक डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जो 3 चीजें होती है मैंने आपको पहले बता दी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले क्या है कि एक तो मटेरियल किसी भी चीज का, मतलब मान लीजिए कि मेरे को जो मार्कर पेन बनानी है तो इसका मटेरियल क्या है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल। वो सेकंड हो गया डायरेक्ट लेबर, जो एम्प्लॉय कॉस्ट इसके ऊपर मान लीजिए मैं इसको बना रहा हूँ जो मेरे को पे किया जाता है वो, और सेकंड और थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जैसे रेंट हो गया, किराया हो गया और जो भी अदर ऑफिस एडमिन मतलब अदर ऑफिस के एक्सपेंस हो गए वो सब। तो डायरेक्ट तीनों डायरेक्ट को पहले आपको ऐड करना, तो आपको मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, मेन कॉस्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, वापस इन तीनों को ऐड करना है, लेकिन इस बार इनके डायरेक्ट भाई नहीं, इस बार इनके जो जुड़वा भाई है इनडायरेक्ट, जो इनके भाई है उनको ऐड करना है। तो देखिए पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आ गई प्राइम कॉस्ट। अब वापस इन तीनों को ऐड करना, बट इनडायरेक्ट को ऐड करना है। सबसे पहले करेंगे तो पहले क्या था, डायरेक्ट मटेरियल, तो इसका भाई कौन, इनडायरेक्ट मटेरियल, तो ये रहा इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर लेबर, तो अब ये क्या था अपन डायरेक्ट लेबर, अब अपन करेंगे इनडायरेक्ट लेबर। और फिर अपन यहां ऊपर क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये देख लो, पहले आपको डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट, खत्म। ये कॉस्ट शीट मतलब कुछ नहीं है, 3 चीजें आपको याद रखनी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। पहले तीनों के डायरेक्ट, फिर नीचे इनडायरेक्ट, ठीक, खत्म। ये 6 चीजें ही आती है, कॉस्ट शीट खत्म। सर लेकिन ये क्या लिखा बीच में, या आपने कुछ तो ब्लू पेन से यहाँ लिखा। देखो उन्होंने क्या कहा कि देखो यार, अगर हम डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि 6 चीजों को ऐड करो, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। आपको अल्टीमेटली जोड़नी है 6 चीजें, ये ऊपर वाली 3, ये ब्लैक वाली 3, ठीक है, इनके बीच में कुछ डाल दी। तो इन्होंने क्या कहा, जो पहले की 3 चीजें आप ऐड करोगे, ऐड करके जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ओके सर, समझ गए, मतलब कुछ नहीं, इनको ऐड करना ही करना, जो आया उसको एक नाम दे दिया। यहां अब नामकरण चल रहा है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये जो ब्लू वाला है ना सब नामकरण है।
ये ऊपर से कहीं से नहीं टिपके, तो पहले वाली 3 चीजों को ऐड कर दिया, उसको नाम दे दिया इन्होंने प्राइम कॉस्ट, ठीक है सर। उसके बाद में इन्होंने ऐड किया है इनडायरेक्ट मटेरियल को, इसके बाद में इन्होंने ऐड किया इनडायरेक्ट मटेरियल को, अपने को भी पता है पहले 3 हो गए, फिर अपन यहां ऐड करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। पहला बोला जैसे ही मटेरियल को ऐड कर दिया वो हो गई फैक्ट्री कॉस्ट, फिर जैसे ही लेबर को ऐड कर दिया वो हो गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जैसे ही आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिया वो हो गई कॉस्ट ऑफ सेल। दैट्स इट। एक बार फिर से 3 चीजें डायरेक्ट, 3 चीजें इनडायरेक्ट, बट पहली जो 3 चीजें डायरेक्ट है उनको ऐड करने पर क्या आएगी, उनको ऐड करने पर क्या आएगी, ये देखो प्राइम कॉस्ट, उनको ऐड करने पर आएगी प्राइम कॉस्ट। फिर सीधा मैं ऐड करूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल, उसको ऐड करने पर आएगी मेरी फैक्ट्री कॉस्ट, उसको ऐड करने पर आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, फिर मैं लेबर को ऐड करूंगा तो वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और लास्ट में मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करूंगा वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये एक मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया था कि अभी आपको एकदम याद होनी चाहिए। अब काफी आप में से काफी स्टूडेंट्स के डाउट रहेंगे सर डायरेक्ट मटेरियल में और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फर्क है, ठीक है, लेबर और इसमें क्या फर्क है, मतलब ऐसे आएंगे तो ये अपन आगे देखते जाएंगे, तब अपन एक एक टर्म को ऐसे खोल के पढ़ेंगे। अभी आपको ये पूरी ग्लिम्पिक्स ऐसे याद होनी चाहिए कि हाँ चलो ठीक है 3 चीजें ये, इनके बीच में सबसे पहले यहाँ करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। दैट्स इट। तो ये कॉस्ट शीट आपको एक ध्यान रखनी थी, ये हो गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग में चलो आप अपना आईसीआई का मटेरियल ही ले लो, आईसीआई का स्टडी में मटेरियल, ठीक है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो इन्होंने पहले क्या किया है, 8-10 पेज पे कुछ तो बहुत ही मतलब ज्ञान बांटा है, थ्योरी लिखी है साहब इन्होंने, पूरी थ्योरी कि मटेरियल में क्या होता है, ये। तो आई डोंट थिंक उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट स्टिल मैं अब देखो अगले 5-10 मिनट क्या होगा कि जो आईसीआई के 8-10 पेज है ना, मैं उन थ्योरीज के आपको मतलब समरी बताऊंगा कि हाँ चलो ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, तो वो थोड़ा सा एक थ्योरी का पार्ट रहेगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन वाला, यहां से बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, और मेन पार्ट भी यहीं से चालू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ रहे हैं सर कि मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले ये चैप्टर कहता क्या, ये चैप्टर बोलता है मटेरियल कॉस्ट आपको निकालनी है। सर होता क्या है, मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, ये मार्कर की ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी ये मार्कर की कंपनी, ठीक है, ये आपका मार्कर रहेगा व्हाटएवर, जैसे आप इसको जैसे भी यूज करते हैं कैप वैप करके व्हाटएवर, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है। तो ये मार्कर रहेगा। अब एक कंपनी जो है ना, अब कंपनी जब इस मार्कर को मार्केट में सेल करने जाएगी तो मार्कर की सेल प्राइस क्या रखे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक कंपनी क्या बोलती है, एक काम कर, तो पहले मैं ये निकालूंगी मेरे के इस मार्कर को बनाने के लिए मेरे को कॉस्ट कितनी आई, मेरी कॉस्ट कितनी लगी। पहले कंपनी उस कॉस्ट को निकालेगी, फिर अपना प्रॉफिट ऐड कर देगी, फिर लास्ट में वो आ जाएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। मान लीजिए कंपनी बोलती है कि यार मेरे को इसको बनाने में कॉस्ट आई 17 रुपीज, और कंपनी एम करती है कि मेरे को 3 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी ने बोला 20 रुपए हो गई इसकी सेलिंग प्राइस, 20 रुपए होगी इसकी सेलिंग प्राइस। तो ये ऐसे डिसाइड होती है। कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना गाइस, तो कंपनी अपने मन मर्जी के हिसाब से मतलब ऐसे एकदम उठे और बोल दिया चलो इसकी प्राइस रखते हैं 200 रुपए, ऐसे नहीं होता है। पूरी कॉस्टिंग निकलती है, फिर उनका प्रॉफिट मार्कअप ऐड होता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है, ये देखो अब ये जो है ना, ये प्रॉफिट, ये मान लो इनका एक चलता होगा कि हमको 10% प्रॉफिट करना है, 15% करना है, 20% करना है, मान लिया कि ये जो भी कंपनीज के पॉलिसी रहेगी उससे। मेन जो इश्यू होता है ना, होता है भाई साहब ये 70 रुपीज कैसे कैलकुलेट करें, ये 17 रुपए आए कहां से। तो यहां बोले जाता है कि साहब एक तो इसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूड होगी, ठीक है, एक इसके अंदर लेबर की कॉस्ट इंक्लूड होगी, ठीक है, और एक इसके अंदर एक्सपेंस जो जनरल दूसरे एक्सपेंस रहेंगे, ये 3। तो मोटा मोटी ये 3 होते हैं मेन जो है ना, ये 3 कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है। सर लेकिन मार्कर के अंदर जैसे प्लास्टिक का जो कैप लगता है वो भी चाहिए, वो हो गया मटेरियल। सब निब चाहिए, इंक चाहिए, वो हो गया मटेरियल। सर इसको बनाने के लिए कोई किसी बंदों ने मेहनत की, वो हो गया लेबर। सर इसको हम एक फैक्ट्री बना रहे तो मशीन हो गई, ठीक है, तो मशीनरी के ऊपर मशीन टूट फूट गई तो उसके ऊपर वापस हमने कुछ रिप्लेसमेंट किया, एक्सपेंस हो गया। सर वहां पर बिल्डिंग का रेंट हो गया, एक्सपेंस हो गया। मतलब ब्रॉड मेन कैटेगरी ये 3 ही है। अब इनके अंदर आगे सब कैटेगरी चलती रहेगी। सब कैटेगरी मैंने आपको उस दिन बताया कि हर किसी में 2-2 मान लो, क्या डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ये जो 3 है, इन तीनों की वापस 2-2 कैटेगरी रहेगी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ठीक है। तो मेन ये 3 रहेगा। अब अपने को सिलेबस में क्या बोला कि सबसे पहले अपन ये सीखेंगे कि मटेरियल कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, फिर लेबर कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे और एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। तो अब अपना जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर अपने को क्या बोलता है कि आपको क्या सीखना है कि जो ये मटेरियल है ना, जो ये मटेरियल है इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए ये जो अगर 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 आपकी कंपनी है ये मार्कर बनाने की, तो मार्कर बनाने के लिए जो भी ये आपको मटेरियल कुछ प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, कुछ खरीदना पड़ेगा, तो ये जो मटेरियल आप मार्केट से खरीद रहे हो ना, इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे। ठीक है। अपन अब चलते हैं आगे। तो आईसीआई के मटेरियल में आता है। अब चलो थ्योरी के एक एक पॉइंट मैं आपको बता ही देता हूं। पेज नंबर 2.3 पे आप देखिए, उसमें सीधा लिखा है कि मटेरियल कंट्रोल, कि आपको मटेरियल कंट्रोल करने पड़ते हैं। देखिए मटेरियल कंट्रोल, उसके ऑब्जेक्टिव लिखे। उन्होंने क्या लिखा, मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब क्या बोला है कि साहब ये कॉस्टिंग क्यों कैलकुलेट करनी, ये मटेरियल से रिलेटेड बातें क्यों बनानी है आपको। एक तो सबसे मेन फिगर क्या हो गया कि सब आपको हमको कॉस्टिंग में हमको सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकालनी। ठीक है, कॉस्ट निकालनी, उसके बाद 2 4 3 और इन्होंने एस्पेक्ट दिए। क्या बोला इन्होंने, आइए पेज नंबर 2.4 पे सेकंड था ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ये था कि मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है। फिर थर्ड क्या बोला, रिडक्शन इन वेस्टेज। मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे को 100 मार्कर बनाने हैं, तो ऐसा था नहीं कि जितना प्लास्टिक लाया उन सबसे मेरे को मार्कर बनेगा ही बनेगा, कुछ तो वेस्ट जाएगा। तो मैं इस कॉस्ट की कैलकुलेट करके मेरे को मतलब वो जो वेस्टेज है ना उसको कम करना होता है। ठीक है। फिर एडिकेट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास रहती है। और फिर आती है कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम। वो तो रहता ही है कि मतलब मेरे को कितना 100 पेन बनाने तो कितना मटेरियल चाहिए। अगर ये मैं पहले ही डिफाइन कर लूंगा कि ये कॉस्ट रहेगी, इतना मेरे पास मटेरियल आएगा, तो मैं ऑर्डर को भी कंप्लीट कर सकता हूँ टाइमली। ठीक है। फिर आगे रिक्वायरमेंट रहेगा, उसको कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। फिर अब बात आती है मटेरियल कंट्रोल, ये जो मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा। ठीक है। देखिए थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट रहेगा भाई गाइस, क्या है कि ये अब आपसे रिलेटेड है ये, तो उनको स्किप नहीं कर सकते इतना। ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल मतलब जो भी मटेरियल की कॉस्ट रहेगी उनको कंट्रोल करना, जो भी मटेरियल रहेगी या मटेरियल की कॉस्ट रहेगी उनको कंट्रोल करना। तो 3 प्रोसेस बोलते हैं ये बोलते हैं 3 प्रोसेस में कंट्रोल करेंगे। वॉट एवर दोज प्रोसेस आर लाइक, द फर्स्ट प्रोसेस इज द मटेरियल प्रोक्यूरमेंट कंट्रोल। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट कंट्रोल, प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है पता है, खरीदना, लाना। जैसे मेरे को मार्कर बनाना है तो मार्कर के लिए मेरे को प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, तो प्रोक्यूरमेंट वो हो गया, मतलब खरीदना और लाना। तो सबसे पहले प्रोसेस है कि एक तो आप बताओ मटेरियल कंट्रोल करना, तो तीन प्रोसेस में करोगे। एक तो प्रोक्यूरमेंट में आप कंट्रोल कर दो कि जो खरीदना उसमें देख लो। ठीक है। फिर है कि मटेरियल स्टोरेज, फिर है कि यूजेस। ठीक है। स्टोरेज क्या है, मैंने मार्कर के लिए प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को खरीद तो लिया। अब प्लास्टिक जैसे ही मेरे पास आया तो मैं हाथ तो उससे पेन बनाना स्टार्ट कर लूंगा क्या, नहीं यार, जितना जैसे जैसे मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं लेते जाऊंगा। ठीक है। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। जैसे किसी भी कंपनी में कोई भी मतलब रॉ मटेरियल आता है तो डायरेक्टली वो प्रोडक्शन हाउस में नहीं जाता है ना, डायरेक्टली उससे आप जैसे आपके घर पर आया आपने कंजम्पशन करना स्टार्ट कर लिया, कि मटेरियल बहुत सारा आता है ना एक साथ में, तो आप उसको एक बार के लिए वेयर हाउस में रखते हो कि हाँ जैसे जरूरत पड़ी वैसे लेंगे। तो वो हो गया मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, कि आपको स्टोरेज में भी कैसे कंट्रोल करना है। फिर हो गया मटेरियल यूजेस कंट्रोल, मतलब जैसे जैसे आप मटेरियल का यूज करते जाओगे ना, जैसे आप मटेरियल का यूज करते जाओगे ना, तो उसके ऊपर कंट्रोल लेनी है। मतलब ये आप वापस आगे टर्म्स वैल्यूएशन के अंदर वापस आएगी, ये तीनों के तीनों वहां पर अपन और डीपली देखेंगे। अभी तो क्या है, जब आप खरीद रहे हो तब देखना, स्टोरेज में रखे तब देखना, और जब आप इसको निकाल कर यूज करोगे ना प्रोडक्शन में, जब आपको देखना है कि आपको मटेरियल कॉस्टिंग में कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है। तो ये प्रोसेस अभी आपका रहा। नेक्स्ट फिर एक और चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके आईसीआई के मटेरियल में। आप आ जाओ पेज नंबर 2.8। ठीक है। वहाँ आईसीआई ने एक चीज़ बोल रखी है, एक देखिए आप टेबल बन रखी है। ठीक है। टेबल बन रखी है, उसके अंदर यहाँ लिखा है बिल ऑफ मटेरियल, और यहाँ लिखा है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये दोनों में डिफरेंस समझाया है। देखिए आइए सबसे पहले समझते देखो बिल ऑफ मटेरियल क्या है, प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट। देखिए मैं आपको बता देता हूं ना, और कुछ नहीं है, सिंपल टर्म में बताऊँ ना, बिल ऑफ मटेरियल क्या है। मान लीजिए कि प्रोडक्शन हाउस के अंदर मान लीजिए कि मेरे को एक ऑर्डर मिला कि भाई साहब मेरे को 100 पेन बनाने हैं। ठीक है। तो अब पेन के लिए मेरे को क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो मैं प्रोडक्शन हेड का डिपार्टमेंट हूं, तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि मेरे को ये मटेरियल चाहिए, तो मैं वो लिस्ट बना के भेजूंगा प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट को कि साहब हमारे डिपार्टमेंट को ये चीज चाहिए, जिससे कि हम जो हमारे पास ऑर्डर है उसको कंप्लीट कर सके। वो हो गया बिल ऑफ मटेरियल, मैं बना के भेजूंगा बिल ऑफ मटेरियल। एमआरएन क्या है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। सामने वाले डिपार्टमेंट, मतलब मैं ये बिल ऑफ मटेरियल मैं बनाऊंगा जिसको जरूरत है, और जो परचेज डिपार्टमेंट है, जो खरीदता रहता ना माल, रहता ना माल, उसको बेच दूंगा, वो आगे से खरीद के मेरे को दे देगा। एमआरएन क्या होता है कि ये क्या होता है, स्टोर कीपर। मतलब जैसे मान लीजिए कि
क्या बोलूँ मैं, आपका गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन के अंदर बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा है। अब वहाँ ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय जाकर वहाँ से मटेरियल उठा के लेके आ जाए, तो किसी एम्प्लॉय को वो लोग मतलब एक वो करते हैं कि एम्प्लॉय फिक्स होता है कि आप जाओगे और जो जो माल चाहिए वो लेके आओगे, उसमें भी एक नोट बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप ही किसी गोदाम के मालिक को, उसमें लाखों करोड़ों का माल पड़ा है, अब आपकी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय आपके पास आएगा तो आप उसको क्या किसी को भी माल दे दोगे? नहीं दोगे ना। जो ऑथराइज होंगे और जिनके पास प्रूफ रहेंगे कि हाँ हमको चाहिए, उन्हीं को देंगे। फिर आपने उनको माल दे दिया तो आप एक MRN इशू करते हो, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, कि हाँ ये तो हो गया, जिसको जरूरत है वो इशू करता है, और ये जो इशू करता है ना वो ये एक MRN प्रूफ देता है कि हाँ मैंने इसको इतना मटेरियल इशू कर दिया, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, यही आपको यहाँ पर समझना था। इसके बाद फिर है नहीं कुछ ज़्यादा, आप सीधा आ जाइए पेज नंबर 2.11 पे, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, देखिए एक मिनट, हाँ ये साफ कर लेते। देखिए अब आपको क्या समझना है यहाँ पर, ये वैल्यूएशन वाला पार्ट ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। होता क्या गाइस, अब यहाँ से मेन पार्ट अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का मेन पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। मतलब जो भी मटेरियल आपके यहाँ पर आएगा, अब उसकी वैल्यू करना, अब उसकी वैल्यूएशन निकालना कि ये मटेरियल कितने में पड़ा। सर इसकी वैल्यू क्यों निकालना? जैसे कि मान लीजिए कि आपने प्लास्टिक खरीदा, ठीक है, आपके कंपनी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मान लो आपने उतना प्लास्टिक खरीदा, तो प्लास्टिक का जो इन्वॉइस आ रहा है उसको कॉस्ट मान लो, ठीक है साहब, इन्वॉइस को कॉस्ट तो मान ली हमने, वो तो मानेंगे, वो तो बेसिक कॉस्ट हो गई। तो सर हो गई ना मटेरियल कॉस्टिंग, और क्या है। आपने देखो समझने की कोशिश करो, एक बच्चा मेरे से बोल रहा है कि सर आप ये क्यों मतलब ये बता रहे हो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट और इतना ये क्या लिखा, मतलब इससे बेटर क्या है सर कि आपने 100, मतलब बच्चा मेरे से बोला, ठीक है, कि आपने 100 प्लास्टिक के लिए जो भी आइटम परचेज किया है उसके साथ में बिल आएगा उसका, हाँ बिल तो आएगा, तो बिल के ऊपर जो कॉस्ट लिखी उसको मान लीजिए ना कि वो हो गई, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। मैं उस बच्चे को क्या बोलता हूं, देखो बालक, जो कॉस्ट बिल की कॉस्ट है वो तो हमने मान ली। मान लीजिए कि उस सप्लायर ने जिससे मैंने माल खरीदा उसने कहा कि अरे सर आप तो बहुत होनहार हो और आप तो हमारे से रेगुलर माल खरीदते रहते हो, एक काम करो 5% डिस्काउंट, एक काम करो 5% डिस्काउंट। वो तो अब उस डिस्काउंट को मैं क्या करूंगा, तो यहां उस डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आप बोलोगे सर वो तो बिल में वैसे भी लेस होकर आएगा, तो आप भी लेस करके ले लो। बालक मैं लेस करके ले लूंगा, लेकिन कॉस्टिंग में क्या बोला जाता है कि हर एक डिस्काउंट को लेस करके नहीं लेते हैं। कॉस्टिंग में बोलते हैं हर एक डिस्काउंट को लेस नहीं करते हैं, कुछ डिस्काउंट को लेस करते हैं, कुछ डिस्काउंट को लेस नहीं करते हैं। तो ऐसे डिस्काउंट हम यहाँ देखेंगे। उस बिल के अंदर जीएसटी भी लगी आएगी, क्या मेरे को जीएसटी को भी पार्ट मानना है, वो अपन यहाँ देखेंगे। उस बिल के अंदर दूसरे चार्ज आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आएगा, डीमर्ज एक्सपेंस आएगा, कुछ पेनल्टीज लग गई वो भी आएगा, क्या मेरे को ये सब कुछ देखना है क्या। मतलब एक बिल के अमाउंट के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, उनको कैसे ट्रीटमेंट करना वो अपन यहाँ पर सीखेंगे। गॉट इट, ठीक है सर। अब आइए देखते हैं क्या क्या है। तो पेज नंबर आप आ जाइए 2.11 पर, जो आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल है। उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि डिस्काउंट एंड सब्सिडी। ठीक है, आपने किसी से कोई माल खरीदा, डिस्काउंट का मतलब क्या, आपने उसको उतना पैसा कम दिया, 100 रुपए का माल खरीदा, 5 रुपए का डिस्काउंट, आपकी जेब से कितने रुपए की, 95 रुपीज, तो आपको कॉस्टिंग में भी 95 रुपीज लेने चाहिए। यस, तो कॉस्टिंग में बोलती हाँ आप हर एक डिस्काउंट को लेस करो, आप डिस्काउंट को लेस करो एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट, एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट। ये गाइस जो भी लिखा है ना, ये है नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, ये है नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि इनको लेस नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट, तो देखो गाइस, तो हर एक डिस्काउंट को लेस करते हैं बट कैश डिस्काउंट को लेस नहीं करते। सर लॉजिक बताओ ना, कैश डिस्काउंट को क्यों नहीं लेस करते सर। आपकी जेब से मान लीजिए 100 रुपए का मैंने माल खरीदा, आपकी जेब से गया तो अभी भी 95, तो आप उसको क्यों नहीं लेस करते। देखो गाइस, डिस्काउंट 3-4 प्रकार के होते हैं। उसके अंदर क्या, एक तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, एक क्वालिटी डिस्काउंट हो गया, और एक हो गया कैश डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा कि जनरल दे दे कि आपके और मेरी ट्रेड की टर्म्स है तो वो जनरल दे दे, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस होगा ही होगा। फिर दूसरा है क्वांटिटी डिस्काउंट, कि आप अगर 100, जैसे आप भी कई बार देखते हो, अगर आप 100 यूनिट खरीदते हो तो 100 रुपए की रेट, 200 यूनिट खरीदते हो तो 95 की रेट। मतलब अगर आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो आप डिस्काउंट आपको मिलता है, वो डिस्काउंट। तीसरा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है आपको पता है। कैश डिस्काउंट मतलब अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट मिलता है आपका, अगर आप कैश में पेमेंट नहीं करते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए देखो गाइस, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना,
वो उनकी परचेजिंग छोटी नहीं होती, उनकी परचेजिंग लाखों और करोड़ों में होती है। तो वहां पर क्या होता है कि उनकी टर्म्स चलते हैं कि चलो आज आप माल लेके जाओ और 14 डेज में पेमेंट कर देना, 21 डेज में पेमेंट कर देना, 1 महीने में पेमेंट कर देना, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स उनको दिए जाता है। तो मतलब आज आप माल खरीद के लेके जाओ, ठीक है। अब मान लो कि आपकी कंपनी ने किसी से 100 करोड़ का माल खरीदा है, सामने वाली कंपनी क्या बोलती है 1 महीने में आपको पेमेंट करना, 1 महीने में। तो मतलब 100 करोड़ रुपए मैं आज भी दे सकता हूं और मैं 1 महीने बाद भी दे सकता हूं। तो आप बोलोगे हाँ सर, अगर आज आपके पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरी कंपनी ने माल खरीदा, मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए है तो मैं आज भी पेमेंट कर सकता हूं ना? हाँ कर सकता हूं। तो गाइज क्या अगर मैं आज पेमेंट करता हूं और क्या मैं 1 महीने बाद पेमेंट करता हूं, दोनों इक्वल है क्या? क्या दोनों बराबर है? आज मैंने कंपनी को 100 करोड़ दे दिया, मैंने किसी से माल खरीदा, आज ही 100 करोड़ दे दिया कि ले जा अपने पास कैश खूब पड़ा, ले जा 100 करोड़ तेरे। क्या वो सिचुएशन एक और दूसरी सिचुएशन कि 1 महीने बाद मैं कंपनी को बोलता हूं हाँ तू 1 महीने बाद 100 करोड़ ले जा, क्या दोनों इक्वल है? व्हाट डू यू थिंक, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइस देखो, पहली सिचुएशन में अगर आप आज ही पेमेंट कर ले तो 100 करोड़ का, तो आपकी जेब से आज ही 100 करोड़ चले गए। दूसरी सिचुएशन में आज आप 100 करोड़ का पेमेंट नहीं करते हो, 1 महीने बाद करते हो, तो ये 100 करोड़ आपको 1 महीने यूज करने के लिए मिले है ना, 1 महीने यूज करने के लिए मिले। तो अगर ऐसे नॉर्मल इंडस्ट्री में होता तो हर कोई 1 महीने की पूरी क्रेडिट यूज करता, कोई आज पेमेंट नहीं देता। पेमेंट भाई क्यों दूंगा, जब सामने वाले नहीं बोल दिया कि 1 महीने की उधारी 1 महीने तक आप दे सकते हो, तो मैं तो 1 महीने के एंड में पेमेंट दूंगा ना। आज भी उतना ही देना, लास्ट में उतना देना, तो मैं क्यों आज दूं? मैं 1 महीने इस पैसे को यूज करूंगा। 100 करोड़ मान लीजिए मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएंगे, मेरे कंपनी में काम आएंगे। अरे बाकी सब छोड़ो यार, 100 करोड़ अगर मेरे पास रहेंगे, मैं जाऊंगा बैंक भागते हुए 100 करोड़ की एफडी करा दूंगा यार। एफडी पे 6% पर एनम ब्याज होता है। मेरे को मान लो 6% पर एनम है, तो आधा % हो गया 1 महीने का, ठीक है। तो 100 करोड़ के ऊपर आप मानो ना सीधा 1 करोड़ और 50 लाख रुपए का ब्याज, 50 लाख का ब्याज 1 महीने बाद दूंगा। मैं आज एफडी करा दूंगा, 1 महीने बाद जाऊंगा बैंक से, मैं लूंगा 100 करोड़ 50 लाख, 100 करोड़ सप्लाई को दे दूंगा, 50 लाख मेरी जेब में, हो गया 50 लाख का फायदा। हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए सामने वाला क्या बोलता है कि ठीक है 100 करोड़ है, 100 करोड़ 1 महीने तक दे सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे उठ के जाने वाला था, सप्लायर ने रोका, इधर आओ। लेकिन अगर आप इस आज ही पेमेंट करते हो, अगर आप आज ही पेमेंट करते हो, 1 महीने की क्रेडिट पूरी यूज नहीं करते हो, आपको 1% का डिस्काउंट, 1% का डिस्काउंट। तो मेरे को ये 1% का डिस्काउंट क्यों दिया? ताकि मैं पेमेंट क्यों। तो कैश डिस्काउंट क्या है, आप इसको जीएसटी में भी पढ़ोगे, आप इसको यहां भी पढ़ोगे, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या है कि भाई साहब सामने वाले से आज ही पैसा निकालना, वो है कैश डिस्काउंट। कि काम कर, जो भी माल तूने खरीदे इसको आज ही पेमेंट दे दे, मेरे को आज ही रोकड़ा दे दे, कैश आज ही दे दे, तो डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये कॉस्टिंग को इंपैक्ट करेगा? गाइस कॉस्टिंग क्या बोलती है कि तू तो 1 महीने बाद भी देता तो भी 100 करोड़ हो जाता। हाँ, तो तू आज दे रहा है तो 99 करोड़ दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो 1 करोड़ तेरा 1 करोड़ तेरे को सेविंग हुई, क्यों हुई? क्योंकि तेरा कैश आज गया। तो उसको मेरे को तू कॉस्ट में से मत करता, उसको तू कॉस्ट में इंक्लूड ही माने का, ठीक है। कैश डिस्काउंट हमेशा यहाँ पे नहीं आता, इसका लॉजिक मैंने आपको बताया, बिकॉज वो कैश पेमेंट निकालने के लिए, और पेमेंट निकालने तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। तो वहां वो यहाँ कॉस्टिंग में कंसीडर नहीं होता है, तो उसको मैं लेस नहीं करूंगा। बाकी सब डिस्काउंट जो भी है, मान लीजिए 100 मान लीजिए कि मैंने किसी से कुछ आइटम परचेस किए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू थी 100 करोड़ रुपए, उसने मेरे को ट्रेड डिस्काउंट दिया, उसने मेरे को ट्रेड का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 5 करोड़, और कैश का दिया 2 करोड़। तो मेरी जेब से नेट कितना गया 93। मैं कॉस्टिंग के लिए क्या करूंगा? मेरे को कॉस्टिंग क्या बोलती है? कॉस्टिंग बोलती है तो 100 करोड़ की वैल्यू ले लो, ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट लेस, और कैश डिस्काउंट है तो इसका कुछ मत करो, इसको लेस नहीं करना। तो कॉस्टिंग क्या बोलती है? आपको बुक करना है 95 करोड़, आपको बुक करना है 95 करोड़ कॉस्टिंग पर्पस के लिए। गॉट इट? ये हो गया। फिर आप आइए 4th पे, आपके दे रखा है सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव। ऑफ कोर्स सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये आइटम अगर परचेस करते हो 10% हमारी तरफ से, तो उसको भी लेस कर देना, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब नेट कॉस्टिंग जितना आपके जेब से जा रहा है वो पैसा लेना है, लेकिन कैश डिस्काउंट को लेस नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर चलते हैं रोड टैक्स, टोल टैक्स है, मतलब आपकी जो मतलब माल है वो गाड़ी लेकर आ रही है, रास्ते में हाईवे के ऊपर टोल टैक्स लगते हैं, उनको भी इंक्लूड करना है, उनको भी ऐड करना कॉस्टिंग के लिए, ठीक है। ये डिस्काउंट था इसलिए लेस हो रहा था। अब बात करेंगे हम एडिशनल खर्चे की। फिर आते थे जीएसटी की। जीएसटी क्या, जीएसटी कॉस्टिंग के लिए ऐड होगा? मान लीजिए ये 100 करोड़ है ना, ये 100 करोड़ मान लीजिए कि बिल के अंदर कैसे लिखे हुए, बिल के अंदर लिखा हुआ 80 करोड़ का तो आपका आइटम, और इसके ऊपर जीएसटी लग गई 20 करोड़ की, 100 करोड़। तो आप कॉस्टिंग के लिए कितना लोगे? कॉस्टिंग के लिए 100 करोड़ लोगे क्या आप? क्योंकि आपने तो 100 करोड़ पे किया, 100 करोड़ लोगे ना, करेक्ट? तो 100 करोड़ ही लेंगे। गलत, आप 100 करोड़ नहीं लोगे।
कॉस्टिंग के लिए जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते, जीएसटी को उखाड़ के फेंकते हैं जीएसटी को। तो आप कॉस्टिंग के लिए 80 करोड़ ही लोगे, कॉस्टिंग के लिए 80 करोड़ की वैल्यू ही लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जीएसटी है ना, आज आपने पे किए ना, कल आपको इसकी क्रेडिट मिलेगी, कल आपको इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। सर ये क्या होती है? मतलब आप यही समझ लो कि आज आपने 20 करोड़ की जीएसटी पे कर दी, हाँ सर पे कर दी, कल आप जब ये आइटम से बेचोगे तब आपको वापस जीएसटी पे करनी पड़ेगी, आप सामने वाले से जीएसटी लोगे और गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, तो उस टाइम आपको 20 करोड़ की छूट दे देंगे जीएसटी में। ठीक है, तो आप यही मानना कि आपको यहाँ पर जीएसटी ऐड नहीं करना है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड होती है बिकॉज बेसिक कस्टम ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिलती है, क्रेडिट नहीं मिलती है, इसलिए वो ऐड होती है। नेक्स्ट है डीमरेज। डीमरेज चार्जेस है, वो किस लिए होता है? अब देखिए, आप कि डीमर्जेज चार्ज कुछ नहीं होता गाइस, कि आपने आपका कुछ गुड्स है ना जो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्ट को कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अगर वो आप डॉक्यूमेंट लेट देते हो तो वो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो कॉस्टिंग क्या बोलता है कि हाँ आपके जेब से पैसा गया, आपको ऐड करना चाहिए, लेकिन कॉस्टिंग बोलता ना ना इसको ऐड नहीं करेगा क्योंकि ये तेरी गलती से हुआ है, आपने लेट अपलोड किया ना, आप अगर यही पहले अपलोड करते तो क्या ये कॉस्ट बचाई जा सकती थी? हाँ बचाई जा सकती थी, तो इसको ऐड नहीं करना है। तो ये नेगेटिव लिस्ट है, एक कैश डिस्काउंट को ऐड नहीं करना, जीएसटी को ऐड नहीं करना है, एक डीमरेज चार्ज को ऐड नहीं करना, फिर एक डिटेंशन जो चार्जेस है उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये आपको क्या बोलते हैं? डिटेंशन चार्ज कुछ नहीं है, आपने कुछ कानून तोड़ा, मान लीजिए कि आपकी ये गाड़ी आ रही, ठीक है, मान लिया आपको बोला कि यहाँ पर ई वे बिल बनाना है, ठीक है, आपके ट्रांसपोर्ट में आ रही ई वे बिल बनाना, आपने बनाया ही नहीं, आपने ई वे बिल जनरेट ही नहीं किया, ठीक है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। अगर मान लो आपने जनरेट नहीं किया तो गाड़ी रास्ते के अंदर टैक्स अथॉरिटीज ने आपकी गाड़ी को स्टॉप किया और बोला भाई बता तू जो भी तेरे ई वे बिल है उनको बता, आप नहीं बता पाए तो वो आपके गुड्स को डिटेन कर लेंगे, रख लेंगे, उसके ऊपर आपको कुछ चार्ज पेनल्टी पे करते तो उसको भी नहीं करें, क्योंकि डीमर चार्ज देख लो, डिटेंशन चार्ज देख लो, फिर पेनल्टी भी देख लो, और भाई साहब पेनल्टी क्या है? ठीक है, ये जो भी है ना, ये क्या है कि ये खर्चे तो हो रहे हैं, जेब से खर्चे जा रहे हैं, इनको कॉस्ट में ऐड करना था, लेकिन नहीं करना बिकॉज ये आपकी खुद की गलती से हो रहा है ना। ये गलती किसने की? अब ऐसा डीमरेज चार्ज मतलब जो मैंने आपको बताया, आपने लेट अपलोड किया, आपने कुछ गलती की, आपकी कुछ पेनल्टी लग गई, अरे आपकी गलती से लग रही है तो इनको अननेसेसरीली कॉस्टिंग में क्यों बढ़ा रहे हो? अगर मान लो ऐसे, तो मान लो कि आपके ऊपर कोई हैवी पेनल्टी लगी, एक आइटम का लॉट आ रहा था, हैवी पेनल्टी लगी, आपने उसको भी कॉस्ट पे डाल दिया, कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट की बढ़ गई, सेलिंग प्राइस भी बढ़ गई, तो मार्केट के अंदर वो सेलिंग प्राइस बढ़ी, मतलब कस्टमर से भी आप ज्यादा पैसा लोगे। गलती आपकी, आप कस्टमर से ज्यादा पैसा लोगे, कस्टमर आपका गुड्स लेगा ही नहीं। अब बोलेगा भाई साहब ये मार्कर पेन 30 रुपए का, अरे 20 रुपए में दूसरा मिलता, मैं वो ले लूंगा ना, मैं 30 रुपए क्यों लूंगा? तो इसीलिए ये जो खर्चा आपकी गलती से इनको ऐड नहीं करते। फिर एक बात आती है रिटर्नेबल कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की बात आती है, मैं आपको सीधा कंटेनर बता दूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कंटेनर क्या होता है? अब आपको पता है कि जो कुछ गुड्स है ना, वो क्या होता है कि बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक होते हैं। आपने देखा होता है वो रेलवे के ऊपर डब्बे रहते तो वो कंटेनर्स होते हैं। तो आपने मान लो प्लास्टिक मंगाया तो वो उस कंटेनर में आया, तो अगर वो कंटेनर क्या हो, वो कंटेनर वापस दोगे? नहीं, वो कंटेनर वापस नहीं देंगे, तो उस कंटेनर की कॉस्ट को भी इंक्लूड करना है। क्या वो कंटेनर वापस दोगे? हाँ, उस कंटेनर को हम वापस देंगे, तो उस कंटेनर की कॉस्ट को, वो रिटर्नेबल कंटेनर है उसको वापस देंगे, तो उस कंटेनर की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना। बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता है, पहले वो पेप्सी कोला की छोटी सी वो कांच की बोतल आती थी 10 रुपए 12 रुपए में, तो ये दुकानदार उनसे खरीदते थे, एजेंसी थे। तो क्या वो एजेंसी वाले उस कांच की बोतल के भी उनसे पैसे लेते थे? नहीं, वो सिर्फ इस लिक्विड के ही पैसे लेते थे। मतलब उस एक दुकानदार के लिए वो जो बोतल्स हो गई प्लास्टिक की, वो क्या हो गई? वो रिटर्नेबल कंटेनर हो गई। मतलब साहब आप किसी दुकान पर गए, आपने वो बोतल ली, कोल्ड ड्रिंक आपने पी, आप उस बोतल को वापस उसको दोगे, वो दुकानदार भी वापस उस बोतल को आगे सप्लायर को देगा वापस, जिससे उसने ली थी एजेंसी वाले को, वो एजेंसी वापस आगे देगा। तो दुकानदार भी उसको वापस दे रहा है, तो वो उसको रिटर्नेबल कंटेनर, तो उसकी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा आपके लिए हो गया। तो अब ये क्या, वापस एक लिस्ट आपको देखनी सबसे पहले। अब देखिए, तो नेगेटिव लिस्ट अगर आप याद करना चाहो तो सबसे पहले इधर देखिएगा, इधर सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था कि कैश डिस्काउंट। ऑफ कोर्स कैश डिस्काउंट ऐड नहीं होगा, ठीक है। फिर जीएसटी का अमाउंट भी ऐड नहीं होगा, फिर तीन चीजें जो आपकी गलती से लगी, कौन थी? ये देखिए, डीमरेज चार्जेस पहले हो गई, डीमरेज चार्जेस, फिर दूसरा हो गया डिटेंशन चार्जेस, ठीक है, फिर तीसरा हो गया पेनल्टी भी आपकी गलती से लगी, वो भी नहीं लगे, वो भी ऐड नहीं होगी, और लास्ट के अंदर हो गया रिटर्नेबल कंटेनर, जो कंटेनर आप रिटर्न करोगे वापस सामने वाले को, तो उसकी भी कॉस्ट को आपको ऐड नहीं करना है।
आई होप यू गॉट इट। अपन इसी से रिलेटेड आपके आईसीआई के मटेरियल के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, तो अब अपन उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। आइए और आप उस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अ मोमेंट यार, ओके आइए, एंड हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन अपने इस बैच का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से करेंगे और आप लिख भी सकते हो साथ में अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैन एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड द फॉलोइंग। कुछ इनवॉइस आया है, एक इनवॉइस आया है जिसमें केमिकल ए और बी उन दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी, ठीक है साहब। फिर क्या है, केमिकल ए और बी की कॉस्ट दे रखी है, देखिए आप क्वेश्चन 2 पेज नंबर 2.14 के ऊपर, ठीक है। फिर बोल रखा कि बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लिखी है, ठीक है सर लिखी है। क्रेडिट नॉट अलाउड, मैंने आपको कहा था उसकी क्रेडिट अलाउड नहीं होती, इन्होंने भी बोल दिया क्रेडिट नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो पहले मटेरियल की कॉस्ट ऐड करेंगे, BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, फिर रेलवे फ्रेट देखेंगे क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। फिर बोला अ शॉर्टेज ऑफ 500 kgs इन केमिकल ए एंड 320 kg इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रोकरेज, ठीक है सर, नॉर्मल ब्रोकरेज से तो कुछ ना कुछ शॉर्टेज हुई, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर किलो, 1 किलो की रेट निकालनी है ऑफ ईच एलिमेंट अज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरेशन। मतलब क्या है कि केमिकल आया, देखो केमिकल जितना आप ऑर्डर करते हो उतना नहीं आता है, कुछ शॉर्टेज होती तो वो एक तो शॉर्टेज हो गई, और बोला 2% का और प्रोविजन आपके जाएगा ही जाएगा, ठीक है सर, ये हो गया। एक पॉइंट मैं आपको बताना रह गया था, शॉर्टेज, ठीक है। शॉर्टेज जो होती है ना गाइस, शॉर्टेज का एक ट्रीटमेंट क्या किया जाता है कि उसको देखते हैं कि वो शॉर्टेज किस वे से हुई है, क्या वो नॉर्मल हुई है, या क्या वो एबनॉर्मल हुई है, क्या वो एबनॉर्मल हुई है। नॉर्मल मतलब अरे भाई साहब 100 kg आपने केमिकल ऑर्डर किया, ठीक है, 100 kg केमिकल ऑर्डर किया, पूरे मार्केट में यह है कि 1% तो उस केमिकल का खराब होगा ही होगा, 1% तो उस केमिकल का उड़ जाएगा, सबको पता है, सब उड़ेगा ही उड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, तो वो भी नॉर्मल शॉर्टेज। उस शॉर्टेज को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है कॉस्टिंग में, मतलब कंसीडर करना कॉस्टिंग में कैसे करोगे कि मान लो आपने 100 kg आपने ऑर्डर किया, और आप हर कोई मानता है कि 1% तो उड़ेगा, तो 1 kg उड़ गया, आप 99 kg रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, जो भी आपकी टोटल 100 kg की कॉस्ट है ना अमाउंट में, उसको डिवाइड करोगे ना, अब यहाँ पे 100 kg नहीं लोगे, अब आप यहां पर लोगे 99 kg, बिकॉज 1 kg तो अलाउ है, जो अलाउ उसको लेस कर दो। हाँ भाई, तो 1 kg है तो नॉर्मल शॉर्टेज है तो अलाउ है, तो उसको हम क्वांटिटी में से लेस कर देंगे, ठीक है। यही एबनॉर्मल मतलब अरे भाई साहब किसी के साथ नहीं होता, ये तो आपकी किस्मत ही फूटी थी, किसी आपके साथ हुआ है। मतलब आपकी गाड़ी आ रही थी, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, जो आपकी ट्रक थी गाड़ी पलट गई, आधा केमिकल नीचे बह के चला गया। तो 100 kg का केमिकल था, ठीक है, उसमें 1 kg तो मान लो शॉर्टेज मानती है, तो 99 kg, ठीक है। अब आप क्या कि वो बोलते हैं कि 50% केमिकल है, 50% केमिकल, मतलब आप 50 मान लो, वो बोलते 50% भी नहीं, वो बोलते 50 kg केमिकल भाई साहब बह के चला गया, 50 बह के चला गया। तो अब आप कॉस्टिंग के लिए क्या करोगे, आप यहाँ 50 लेस करोगे, 50 आपने मान लो आपने 50 लेस कर दी, 50 आपने लेस कर दी, तो आ गया 49। अब 100 kg की जो कॉस्ट है ना, 100 kg की जो कॉस्ट है मान लो 1 लाख, उसको आप 49 से डिवाइड करोगे, तो भाई साहब ये मटेरियल कॉस्टिंग आपकी ना डबल हो गई, सीधी डबल। ये मटेरियल कॉस्टिंग डबल हो गई तो आपकी सेल डबल, सीधी की सीधी सेल प्राइस डबल हो जाएगी, मतलब डबल के आसपास पहुंचेगी, कस्टमर देगा ही नहीं। तो आप नॉर्मल है उसको तो आप लेस करते हो और बोलते हैं हाँ ये सब करते हैं तो ये तो हम भी करेंगे, तो 99 उसको लेस करेंगे, एबनॉर्मल को लेस नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर आप कितना करोगे, ये पूरा कोटा आपका, अब आप यहाँ 99 से ही डिवाइड करोगे, सर बट 99 से डिवाइड करोगे, अब सर लेकिन वो 50 kg तो आपकी जेब में है ही नहीं। अब देखो 99 से डिवाइड करोगे, अब इसमें आप क्या करोगे, जो आपके प्रोडक्शन में यूज कितना आएगा 49 kg, और फिर 50 kg तो वेस्ट हो गया, तो जो प्रोडक्शन में आ गया इसको तो आप प्रोडक्शन में कॉस्टिंग में ट्रांसफर कर लोगे, और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बुक हो जाएगा 50 का। तो एक बार फिर से, शॉर्टेज नॉर्मल है तो उसको हम क्वांटिटी में से लेस करेंगे, एबनॉर्मल है उसको हम क्वांटिटी में से लेस नहीं करेंगे। फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा, वो जो कॉस्ट निकल जाएगी, जो यूजेबल कॉस्ट है वो तो मेरी कॉस्ट में चले जाएगी, और जो मेरा एबनॉर्मल वेस्ट हुआ उसकी कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट, ओके, समझा आपको। तो ये पॉइंट अपना एक रह गया था। अब अपन आकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को अपन अब करते हैं सॉल्व। आइए
तो इस क्वेश्चन में दो एस्पेक्ट रहेंगे, एक तो आपको कॉस्ट निकालना। अब देखो ये क्या बोलता है, कॉस्ट पर यूनिट बताओ, ये क्या बोलता है, कॉस्ट पर यूनिट बताओ। ठीक है सर, हमने क्वेश्चन को क्या बोला कि कॉस्ट पर यूनिट बतानी, बता देंगे ए और बी, कॉस्ट पर यूनिट। तो ये लो साहब, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई साहब ऊपर तो रखेंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट और नीचे टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अमाउंट, अब हमको अमाउंट कैलकुलेट करना है, एक तो हमको अमाउंट कैलकुलेट करना, एक हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये दोनों मैं आपको इधर ही कैलकुलेट करवा लेता हूं। अमाउंट तो यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ वर्किंग नोट पहला बनेगा मेरा क्या कि अमाउंट, टोटल मेरे को अमाउंट कैलकुलेट करना, ठीक है था। ए और बी का, ये ए का करूंगा, ये बी का करूंगा, ठीक है था। तो सबसे पहले तो आप देखिए केमिकल की परचेज प्राइस क्या लिखा, केमिकल ए की कॉस्ट कितनी लिखी, ये रहा साहब। तो अब मैं करूंगा केमिकल की परचेज प्राइस। ए आपने कितना खरीदा, 10,000 इंटू 10, तो वो कितना हो गया 1 लाख, 10,000 इंटू 10 वो हो गया 1 लाख, ठीक है साहब। फिर बी की देखिए 8,000 मल्टीप्लाई 13, उसकी कॉस्ट हो गई 1,04,000, ठीक है साहब। ये तो नॉर्मल कॉस्ट आ गई। फिर क्या बोला, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लगी हुई है। क्या इसको ऐड करेंगे, आप ही बताओगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी को क्या ऐड करेंगे क्या, या आप उसको ऐड नहीं करेंगे? यस, इसको ऐड करेंगे। यही अगर जीएसटी होता तो अपन उसको ऐड नहीं करते, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी मैंने आपको बताया था, कस्टम ड्यूटी को ऐड करते, उसकी वैसे भी क्रेडिट नहीं मिलती है। तो यहां मैं ऐड करूंगा, ऐड बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो 10% है, तो ये हो जाएगी 10,000 और ये हो जाएगी 10,400, ठीक है, ये हो गई। फिर मैं चलता हूं रेलवे फ्रेट। अब आगे दिया हुआ रेलवे फ्रेट, ठीक है साहब। रेलवे फ्रेट आप देखो, कोई भी चीज ऐड करनी, आप अपने नेगेटिव लिस्ट याद करो। क्या था नेगेटिव लिस्ट में, क्या था, सबसे पहले कैश था, कैश डिस्काउंट नहीं होगा। फिर वो 3 दूसरे पेनल्टीज थी, एक बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, और एक लास्ट में अपन ने पढ़ा था रिटर्नेबल कंटेनर। क्या ये कॉस्ट नेगेटिव लिस्ट में आती, सर नहीं आती, तो इसको ऐड करेंगे। अब है रेलवे फ्रेट कितना है, 3840, और फिर इसको तोड़े कैसे, 3840 है, अब इसको तोड़े कैसे सर, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कुछ नहीं गाइस, रेलवे फ्रेट इन दोनों का मिक्स करके लगा, हाँ सा मिक्स कर लेगा, मतलब तो अपन इसको क्वांटिटी के ऊपर तोड़ेंगे, तो कितनी क्वांटिटी आई सर, इसकी आई थी 10,000, इसकी आई थी 8,000, ठीक है। तो अपन जो रेलवे की जो भी कॉस्ट है ना, ये मान लो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि रेलवे की कॉस्ट कैसे जाएगी। जो रेलवे फ्रेट है ना, वो टोटल कॉस्ट कितनी है, 3840, इसको आप 2 टुकड़े करोगे, एक ए के लिए, एक बी के लिए, ठीक है। एक ही है 10,000, इसकी 8,000, तो मल्टीप्लाई वो कर देंगे, तो ये रेशियो हो जाएगा 10:8 में आप इसको भाग कर दो। तो 10:8 में अगर इसके हम टुकड़े करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2133 और ये हो जाएगा 1707। टोटल कर लो गाइस, इसकी टोटल कर लो, तो इसकी टोटल आएगी 112 133 और इसकी आएगी 116107। तो ये रही यहाँ क्या अमाउंट, यहाँ मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, 112 116 अब मेरे को निकालनी क्वांटिटी। अब निको, तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट निकल गया। अब मेरा वर्किंग नोट नंबर 2, ये मैं निकलूंगा क्वांटिटी, ये मेरी होगी क्वांटिटी की लिखे जा, सबसे पहले ए फिर बी। ए की क्वांटिटी कितनी, सबसे पहले तो आपने क्वांटिटी कितनी लिया, आपने क्वांटिटी कितनी आई थी, ये देखो 10,000 8,000, तो ये आ जाएगी 10,000 8,000। अब पढ़ो क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है नॉर्मल शॉर्टेज है 500 किलो और 320 किलो, 500 किलो और 320 किलो, ये तो नॉर्मल होती है, क्योंकि आगे नॉर्मल ब्रोकरेज लिखा हुआ, आगे नॉर्मल ब्रेकेज लिखा हुआ, सॉरी, ठीक है। तो ये वो हो गई, ये अपनी हो गई नॉर्मल 500 और 300 लिखा है 320, ठीक है सर, वो हो गया। तो ये आ जाएगा 9500 7680। फिर एक और चीज बोली, लेस क्या बोला, वो बोलता 2% का फर्दर प्रोविजन, देखो गाइस क्या बोला इन्होंने कि 2% का फर्दर प्रोविजन है, वो भी नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो रास्ते में उड़ चुकी है, ये ऑलरेडी क्वांटिटी रास्ते में उड़ चुकी है जो नॉर्मल है। बट अब माल हमारा गोडाउन में पड़ा रहेगा, तो आगे क्या बोलता है, और है कुछ और है जो भी आगे हम फ्यूचर में थोड़ा बहुत उड़ता रहेगा, तो उसको भी लेस करेंगे, वो हो गया 2%। तो 2% किसका लेंगे, अब 2% किसका लेंगे, कुछ लिखा है तो अपन 2% इसी का लेंगे जो रिमेनिंग है। तो इसका आएगा आई थिंक 190 और इसका आएगा 153.6। अब इन दोनों में से लेस कर दो, इन दोनों में से जो लेस कर दो वो आ जाएगी टोटल क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को अपन यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो वो क्वांटिटी आई थिंक आ रही है 93107526 आएगा यहाँ पे 7526.4। अब इसमें ये डिवाइड कर दो, तो यहाँ ये रेट आ जाएगी 12.04 की
ये रेट आ जाएगी 15.43 की। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने लायक पॉइंट क्या, देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अदर मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ICI के आप हर क्वेश्चन करो, और हर क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो उसके साइड में कुछ स्पेशल पॉइंट है उनको आप लिख लो, क्योंकि क्या होगा एग्जाम के एक दिन पहले आप ये पूरी बुक नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ स्पेशल पॉइंट का ध्यान रखना है। तो आप हर क्वेश्चन के साइड में उसकी स्पेशल पॉइंट है उनका ध्यान रख लो, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप सिर्फ वो पॉइंट देख लो तो चल जाएगा। बाकी तो नॉर्मल है। तो देखो आपको कॉस्ट निकालने तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, ये तो पूरे अपन ने CPT से पढ़ा है। टोटल अमाउंट टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट के लिए हमने केमिकल की कॉस्ट जो मटेरियल की कॉस्ट वो तो ले ली। BCD हमने पढ़ा था, नेगेटिव इसमें ऐड करना ही करना, तो BCD हो गया, BCD ऐड करना ही करना। रेलवे का फ्रेट था, ठीक है सर, रेलवे का फ्रेट A पे भी लगा B पे भी लगा, तो इसको हमने टुकड़े कर दिए। टुकड़े किसमें किए, दोनों की क्वांटिटी के बेस में 10,000 और 8,000। 10 और 8 में अपने टुकड़े करके जा गई, टोटल कॉस्ट खत्म। फिर अपन गए क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी के लिए क्या बोला इन्होंने कि नॉर्मल, एक नॉर्मल वेस्टेज हुआ है कि आप रास्ते में आते थे अब तक हो चुका तो उसको लेस करो। फिर क्या बोला, अरे ये तो रास्ते में आते थे अब तक हुआ और अब आगे और होगा, ये एबनॉर्मल नहीं है। आपके दिमाग में ये डाउट हो सकता है कि सर इसको लेस क्यों किया, ये एबनॉर्मल, अरे ये एबनॉर्मल नहीं है, ये बोला 2% नॉर्मल और आगे और उड़ेगा ही उड़ेगा, 2% नॉर्मल आगे और उड़ेगा, तो ये हो गया एबनॉर्मल। ठीक है, इन दोनों को लेस कर दिया, टोटल क्वांटिटी लिख दी, टोटल आपके रेट आ गई, ये आपकी रेट पर यूनिट आ गई। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, अपन चलते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक और क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। पढ़ो सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना स्टार्ट कर लो आप। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। At what price per unit would part of A32 be entered in store ledger if the invoice, मतलब ये बोला पर यूनिट क्या, आप बताओ, इनको भी बताओ कि पर यूनिट की क्या है। ठीक है सर, पर यूनिट इनको बता देंगे हम भी। हाँ, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है 200, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला 200 यूनिट, 200 यूनिट पार्ट है जो 5 रुपए में आपने परचेज की। ठीक है सर, 5 रुपए में आपने परचेज की, लेस 20% डिस्काउंट, लेस 20% डिस्काउंट 200 रुपीज, उस नेट आ गई 800। इस डिस्काउंट को लेस करेंगे या नहीं करेंगे। नेगेटिव लिस्ट में क्या बोला था हमने कि सिर्फ कैश डिस्काउंट को लेस नहीं करते, बाकी सब डिस्काउंट लेस होगा। क्या ये कैश डिस्काउंट है? सुर यहां सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है। जब तक आपको कैश डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं दिया जाता है तो आपको मानना ये नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ नेगेटिव जब तक कि आपको कुछ नहीं दिया होगा कि यहाँ कुछ गलत है तब तक मानना कि यहाँ सब कुछ सही है। तो यहाँ कैश डिस्काउंट, कैश वर्ड यूज क्या नहीं किया, तो इसको नॉर्मल डिस्काउंट मानना और इसको लेस करना। ठीक है, फिर बोला ऐड IGST 12%। सर IGST को क्या करेंगे, नेगेटिव में था कि IGST को अपने को ऐड नहीं करना तो IGST को भूल जाओ, काट लो, वहां पेन से IGST को काट लो, अरे भाई तू मेरे काम की नहीं GST। फिर लास्ट में बोला पैकिंग चार्जेज है 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्स। सर ये रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल हमें पढ़ा था, अपने नेगेटिव लिस्ट में क्या था, रिटर्नेबल बॉक्स की कॉस्ट को ऐड नहीं करते, लेकिन अगर वो नॉन रिटर्नेबल है तो ऐड करते। तो ये तीनों पॉइंट अपने नेगेटिव लिस्ट में पढ़े थे। डिस्काउंट लेस करते हैं लेकिन सिर्फ कैश वाला नहीं करते। क्या ये कैश डिस्काउंट है? नहीं सर, ये नॉर्मल डिस्काउंट है, तो इसको लेस करेंगे। फिर IGST, सर IGST को हम ऐड नहीं करते, उसको हम आंख बंद करके बुला देते, IGST को भूल जाओ। पैकिंग चार्जेस, सर अगर रिटर्नेबल है तो ही, अगर रिटर्नेबल है तो हम उसका कुछ नहीं करते, नहीं तो अगर नॉन रिटर्नेबल है तो हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको वही सबसे पहले वही कि परचेज प्राइस कितनी थी 1000, यहां डिस्काउंट की बात आएगी, डिस्काउंट 200 लेस होगा, हाँ होगा 800। IGST कुछ होगा, कुछ नहीं, तो उसको लिखना ही नहीं, खत्म, IGST गई। फिर क्या है पैकिंग चार्जेज, उसका क्या कुछ होगा, हाँ सर होगा, क्या होगा कि एक पैकिंग चार्जेस है उसको ऐड करेंगे, 50 ऐड कर दिया, ये आ गई 850 खत्म, ये आ गई टोटल कॉस्ट। अब नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर कुछ दिया हुआ इन्होंने, यूनिट्स के अंदर कुछ दिया हुआ है क्या, नीचे वो कैश डिस्काउंट की बात थी उसको छोड़ दो, कुछ दिया हुआ कुछ नहीं दिया हुआ, 200 खत्म, डिवाइड कर दो तो आ जाएगी 4.25 आपकी कॉस्ट, खत्म। एक पॉइंट नीचे आपने पढ़ा नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2% डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ द पेमेंट मेड इन 30 डेज। ये आ गई डिस्काउंट की बात, कैश डिस्काउंट, ऊपर जो दिया हुआ वो नॉर्मल डिस्काउंट, ऊपर दिया हुआ ये जो डिस्काउंट है ये नॉर्मल डिस्काउंट है, वो इसलिए हमने लेस कर दिया। नीचे क्या बोला, अरे 2% और डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे,
उसको लेस मत करना। कई बच्चे इस डिस्काउंट को भी लेस कर दिया और बोला अरे एक और डिस्काउंट को भी लेस कर दो। नहीं, अपने नेगेटिव लिस्ट में कैश डिस्काउंट था, हाँ सर था, उसको लेस नहीं करते। तो ये इन्होंने यही बोला कि 2% कैश डिस्काउंट है तो उसको आपको लेस नहीं करना है, ठीक है। तो हमने भी लेस नहीं किया, खत्म। और नीचे कुछ है नहीं। आईजीएसटी का, हाँ आईजीएसटी का बोला है कि इसकी क्रेडिट के लिए डॉक्यूमेंट अवेलेबल, वो तो हम वैसे भी ऐड नहीं करते, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो थे ना, डिस्काउंट मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ गाइस, ये बहुत बेसिक है। डिस्काउंट है, बाकी जो भी डिस्काउंट है उन सबको हम लेस करते ही करते हैं। कैश डिस्काउंट है उसको हम लेस नहीं करते, ठीक है। पैकिंग चार्जेस अगर ये रिटर्नेबल है, अगर ये रिटर्नेबल पैकिंग चार्जेस है, रिटर्न करते वापस तो हम ऐड करते, तो नहीं हम रिटर्न है तो हम उसका कुछ नहीं करते। हम उसको कहते हैं कि तू जा, तू रिटर्न है तो तू चला जा, हम तेरे को कुछ नहीं करेंगे। नॉन रिटर्नेबल है तो हम उसको ऐड करते, ये रहा नॉन रिटर्नेबल, ठीक है। और आईजीएसटी हमेशा हम उसको कुछ नहीं करते, उसको आंख बंद करके हम उसको भूल जाते हैं, आईजीएसटी से पहले वाली प्राइस लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। आगे अपन स्टार्ट करते हैं अभी।